तो अपने दूसरे सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज को, यानी पूर्व संक्रिया अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रिया अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो दूसरा चरण है, दूसरा चरण के नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए सीधा सीधा इस फैक्ट को याद रखिएगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के दूसरे चरण का नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रिया अवस्था। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें किस एज ग्रुप को रखा जाता है वो भी ध्यान रखना होगा आपको। तो इसमें 2 से 7 वर्ष को रखा जाता है। 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे पूर्व संक्रिया अवस्था कहते हैं। कई बार ऐसा भी दे सकता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के दूसरे चरण का आयु वर्ग क्या है, तो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। एक-एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, पूर्व संक्रिया अवस्था के दौरान क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पूर्व संक्रिया अवस्था के दौरान ही स्कीम का बनना प्रारंभ होता है। स्कीम, जिससे आगे चल करके हमने देखा कि स्कीमा बनता है, इस चीज की शुरुआत प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही होती है। ठीक है। 2 वर्ष से पहले के बच्चे को याद नहीं रहता होगा। ठीक है। माइंड के 2 लेवल ऐसे बताए जाते हैं, लिक्विड और सॉलिड। तो स्टार्टिंग में ये लिक्विड अवस्था में होता है, धीरे-धीरे ये सॉलिड होता है। ठीक है। तो जब ये सॉलिड हो जाता है तब चीजें याददाश्त के रूप में जम जाती हैं, कंक्रीट रूप धारण कर चुकी होती हैं। तो उसके बाद भूलना उसके लिए आसान नहीं रह जाता है, लेकिन 2 वर्ष से पहले के बच्चे को कुछ भी बताएंगे वो भूलता चला जाएगा, याद नहीं रहेगा उसको। तो होता होगा लेकिन वो अस्थाई नहीं हो पाता होगा, जिसकी वजह से पहले अवस्था में स्कीमा के बारे में नहीं दिया गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में स्कीम का बनना प्रारंभ होता है। तो यह याद रहे, दूसरी अवस्था में। दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रिया अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष का होता है। इस प्रश्न को कितने भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। स्कीम पहली बार किस उम्र में बनना प्रारंभ होता है? 2 वर्ष से 7 वर्ष के दौरान। ठीक है। इसको ये भी कहा जा सकता है कि स्कीम किस अवस्था में बनता है, तो जीन पियाजे के सेकेंड स्टेज में ये बनना प्रारंभ होता है। ठीक है। तो तमाम तरह से इसको घुमा फिरा करके प्रश्न को पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी अवस्था में, यानी पूर्व संक्रिया अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चा इस चीज का फर्क पता करता है, या इस चीज का फर्क करना सीखता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। डू और डोंट डू, इन दोनों के बीच का अंतर इसी उम्र में बच्चा सीखता है। डू एंड डोंट डू। डायरेक्ट आपसे ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, डू और डोंट डू पूर्व संक्रिया अवस्था के दौरान बच्चा सीखता है इसमें अंतर करना। ठीक है। मजेदार चीज मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, ये जीन पियाजे की थ्योरी है। जीन पियाजे ने किस हिसाब से कहा ये वही जाने, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने भी जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, अलग अलग तरीके से इस चीज के बारे में उन्होंने कहा है। जैसे जब आप कोलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि बच्चे इस समय 2 ही चीजों से संचालित होते रहते हैं। एक होता है एप्रिसिएशन और दूसरा होता है पनिशमेंट। ठीक है। 2 चीजों से संचालित होते हैं, तो जनरली अपने पेरेंट्स के आगे पीछे घूमते रहेंगे
और इनका सारा का सारा काम इसी चीज़ पर आधारित रहता है कि हमें उनसे एप्रिसिएशन मिले, इसके लिए ऊटपटांग हरकत भी करने को तैयार रहेंगे। कुछ भी करना है लेकिन उनका अटेंशन प्राप्त करना है और दूसरा उन व्यवहार से बचना है जिसके लिए हमें पनिशमेंट मिलता हो। तो कोलबर्ग भी इस बात को अलग तरीके से कह रहे हैं। तो जनरली 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में ये चीज़ें विकसित हो रही हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के हिसाब से। इसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण सूचकता है, उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है यहाँ। यानी जो सिग्निफायर्स हैं, उनका डेवलपमेंट होना प्रारंभ होता है। डेवलपमेंट ऑफ सिग्निफायर्स, महत्वपूर्ण सूचकों का विकास। ठीक है? इसको आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि ढेर सारे सिंबल्स या ढेर सारे इंडिकेटर्स इनके माइंड में इस समय जनरेट होते रहते हैं या डेवलप होते चले जाते हैं। जैसे आपने कभी ये गौर किया है कि आप छोटे बच्चे को आँख दिखाते हैं और वो डर जाता है? जिस बच्चे को डर शब्द का अर्थ भी नहीं पता है, उस बच्चे को हमने आँख मैं कितना भी बड़ा कर लूँ, मेरी आँखें बहुत छोटी हैं। तो ऑब्वियस है कि आप में से जिनकी आँखें बड़ी होंगी, वो इस प्रैक्टिकल को करके देखना। तो आँखें बड़ी करके आप अगर सवा साल के, 1.5 साल के बच्चे को डरा रहे हैं, तो वो डर जा रहा है, डर का मीनिंग नहीं पता। हालाँकि डर मूल प्रवृत्तियों से हमें प्राप्त हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई सिखाता नहीं है हमको। लेकिन वो बच्चा कैसे समझ जाता है कि ये आँख दिखा करके हमको डराया ही जा रहा है? ये विचार करने वाली बात है, कभी इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे सूचकांक होते हैं, जो हमारे अंदर स्वतः डेवलप होते रहते हैं। बहुत सारे सूचकांक ऐसे हैं जिसको डेवलप करना पड़ता है, बहुत सारे हैं जो स्वतः डेवलप होते हैं। तो ये आँख दिखाने वाला सूचकांक बिल्कुल वैसा ही है, ये वैसा ही इंडेक्स है कि वो इंडिकेट कर देता है कि इस तरह की भाव-भंगिमा अगर चेहरे पर दिख रही है, इसका मतलब वो व्यक्ति हमसे गुस्सा है और वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है और आपके अंदर से तुरंत रिएक्शन आता है, एक हरकत होने लगती है। जितने भी तरह के इंडिकेटर्स डेवलप हो रहे होते हैं इस समय में, उनका यूज़ क्या है? ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जैसे किसी वस्तु या कोई शब्द, कोई स्टैच्यू या प्रतिमा, मॉन्यूमेंट्स या किसी खास तरीके की थिंकिंग, इन सभी चीज़ों के लिए एक इंडिकेटर, एक सिग्निफायर्स का डेवलपमेंट होना प्रारंभ हो जाता है इस अवस्था में। ठीक है? इसके लिए वो अलग-अलग तरह के संकेतों को प्रयोग में लाते हैं और किसी वस्तु का मानसिक अ, मतलब किसी वस्तु को जब आप सोच रहे होते हैं या उसको अपने प्रयोग में लाने की व्यवस्था जब करते हैं, तो उसके लिए आप एक जो स्कीमा बनाते हैं, अपने मन में उसका एक जो चित्र बनाते हैं, आप उसी रेफ़रेंस में इसको लेकर के चलिए। यानी कि अभी आपके समझने के लिए जो भी सिग्निफायर्स आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, आप उसे स्कीमा का नाम दे रहे हैं। इट्स क्लियरली सिमिलर टू स्कीमा। जैसे आपके मन में एक जेंटलमैन की बात कही जाए कि जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का मतलब आप समझ जाते हैं, जो बचपन से बुक में पढ़ाया गया कि एक व्यक्ति है जो सूट पहना हुआ है, टाई वगैरह लगाया हुआ है, अच्छे तरीके से अपने बाल को रखे हुए है, ये जेंटलमैन होता है। तो जैसे जी फॉर जेंटलमैन, तो बच्चे के दिमाग में फट से वो इंडिकेटर आता है जेंटलमैन का, कि वो व्यक्ति ऐसा दिखता है। शब्दों के लिए भी है, प्रतिमाओं के लिए भी है, अलग-अलग चीज़ों के लिए है। और ये चीज़ें बड़े होने के बाद हमारे काम की रहें या ना रहें, छोटे बच्चे इसको अपने साथ बहुत गहराई से जोड़ लेते हैं, ठीक है? वो सिम्बल्स के द्वारा चीज़ों को दिखाने का प्रयास भी करते हैं, उसको पकड़ते हैं, बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो किसी भी वस्तु के मानसिक चिंतन को ही हम लोग संकेत कहते हैं। ये संकेत का एक अलग से मीनिंग है,
इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु के मानसिक चिंतन को ही संकेत कहा जाता है। सिंबल क्या है? तो किसी भी वस्तु का मानसिक चिंतन। आपने सिंबल को देखा, 2 हड्डियों के बीच में एक खोपड़ी रखी हुई है तो एक सिंबल है वो। लेकिन आपके माइंड में क्या आया कि ज़रूर यहाँ पर खतरा है, डेंजर है। वो डेंजर का सिंबल है। आप देखते हैं कि एक बाजे का चिन्ह बनाया हुआ है और उसको क्रॉस किया हुआ है। आप समझ जाते हैं कि इस एरिया में हॉर्न बजाना मना है। ठीक है? ये चीज़ें हमारे माइंड को एक अलग तरीके से कमांड देती है और हमें सोचने के लिए बाध्य कर देती है। हम बहुत बिज़ी रहते हैं, बहुत बिज़ी। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक लाइट पर पहुँचते हैं और वहाँ रेड दिख जाता है तो हमें रुकना होता है। हमारे माइंड को तुरंत मैसेज आता है और ऑटोमैटिक ब्रेक लग जाता है हमारा। ठीक है? तो ये सिंबल क्या करता है हमारे मानसिक चिंतन के लिए थोड़ी सुविधा उत्पन्न करता है। तो किसी भी वस्तु का जो मानसिक चिंतन है उसी को संकेत कहा जा रहा है यहाँ पे। तो संकेत और चिन्ह महत्वपूर्ण साधन बन जाते हैं सोचने के। ठीक है? लेकिन हमारे काम का चीज़ है कि किस उम्र में, किस अवस्था में, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में या पूर्व संक्रियावस्था में। यानी संकेत और चिन्ह सोचने के महत्वपूर्ण साधन बनते हैं इस अवस्था में। ठीक है? और इस अवस्था तक आते-आते चिंतन और तर्क अत्यधिक परिपक्व हो जाते हैं। छोटे बच्चे को किसी भी चीज़ का मतलब कह सकते हैं सीक्वेंस पता नहीं होता है। किसी भी 2 लॉजिक को वो आपस में तरीके से नहीं जोड़ पाते हैं। लेकिन इस अवस्था के अंत तक यानी 7 वर्ष तक के होते-होते उनके पास एक लॉजिक होने लगता है। तार्किक रूप से किसी भी विचार को वो व्यवस्थित कर सकते हैं, आपके सामने रख सकते हैं। इसके साथ-साथ जटिल मानसिक क्रियाओं को भी ये सीखने लग जाते हैं। जैसे किसी चीज़ को या 2 अंकों को जोड़ना, उनको घटाना, इतनी चीज़ों की जानकारी उनको होने लगती है या इन क्रियाओं में वो दक्ष हो जाते हैं इस अवस्था तक। जैसे 3 वर्ष के या 4 वर्ष के किसी बच्चे को आप बताएँ कि आपको ये 4 वर्ष का बच्चा तो हो सकता है अगर अच्छे स्कूल में जाता हो, अच्छी प्रैक्टिस रही हो तो बता सकता है, लेकिन 3 वर्ष का बच्चा आपको नहीं बता सकता कि तुम्हारे बाएँ हाथ में 5 उँगलियाँ हैं और दाएँ हाथ में 5 उँगलियाँ हैं। टोटल कितनी उँगलियाँ हुई? तो उसको बताने में उसको बहुत समस्या आती है, वो नहीं बता पाएगा। अगर आप उसे कहें कि दोनों हाथ मिला के 10 उँगलियाँ हैं, इसमें से 3 उँगलियों को आपने मोड़ दिया, अब कुल कितनी उँगलियाँ दिख रही हैं? तो फिर वो वहाँ पर उसको घटा करके नहीं बता पाएगा। लेकिन इस अवस्था के अंत तक आते-आते वो इन चीज़ों में सक्षम होने लगता है। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। आपको लग रहा है कि सिर्फ़ ये गणितीय क्षमता के नाम से सर क्यों नहीं बता दिए, उसको संज्ञानात्मक विकास क्यों कह रहे? आप देख रहे हैं कि वो सिंबल को पहचान रहा है कि उँगलियाँ यानी सिंबल है, 10 हैं, इसमें से हमने 3 को मोड़ दिया, अब 7 बचा। तो संकेत को समझना, उसको आइडेंटिफ़ाई करना, उसको काउंट करके बताना, उसके रीज़न को समझना। सर आवाज नहीं आ रही है। क्या सभी के साथ ये समस्या हो रही है? नो सर। नो नो सर। सर ओके, 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 ओके। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं है। तो इतने सारे चीज़ों को वो प्रयोग में ला रहा है यहाँ पे, ठीक है? सिंबल को प्रयोग में ला रहा है, उँगलियों को उसको मोड़ रहा है, गिन रहा है, उसका संचालन हो गया, याददाश्त हो गया, पूर्व के अनुभव हो गए, सिखाए हुए जो नंबर्स के नाम हैं वो उनको याद रखना पड़ रहा है, उसको रिकॉल कर रहे हैं कि 6 के बाद क्या होता है, ठीक है? टोटल 10 है तो 10 किसको कहते हैं? इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर वर्क हो रही हैं। तो माइंड के बहुत सारे हिस्से एकजुट होकर के जब किसी थॉट प्रोसेस में वर्क करते हैं, तो इसी को तो हमने नाम दिया है संज्ञानात्मक क्षमताओं का, संज्ञानात्मक योग्यताओं का नाम इसी को दिया गया है। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ जहाँ पे वर्क कर रही हो और हम देख रहे हैं कि प्री ऑपरेशनल फेज़ में आकर के बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करना प्रारंभ कर रही हैं। इसीलिए कहा गया कि जटिल मानसिक क्रियाएँ
यहाँ पे होनी प्रारंभ हो जाती है। अब प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा ये देखिए। आपने तो इसको बिल्कुल लाइटली लिया कि जोड़ना-घटाना सीखता है। इसका नाम बताया गया जटिल मानसिक क्रियाओं को सीखना। प्रश्न पूछ देगा कि जटिल मानसिक क्रियाओं को सीखने की शुरुआत इसमें से किस अवस्था के दौरान होती है? तो प्री ऑपरेशनल फेज के दौरान या प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और आप जानते हैं कि ये उम्र ऐसा उम्र है जब बच्चे पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, जिसको हम लोगों ने इंट्रोवर्ट का भी नाम दे रखा है। तो चूंकि ये इंट्रोवर्टेड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इसीलिए जो भी खेल खेलते हैं उसमें ये केंद्र में अपने आप को रखते हैं। इसके साथ-साथ इनमें नकल की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी भी चीज को तुरंत इमिटेट करना और उसको अपने व्यवहार में रिफ्लेक्ट करना। ये इन्फेंसी में हमने देखा था, इन्फेंसी का ही दौर यहाँ पर लिया जा रहा है। तो ये चीज यहाँ भी देखने को हमें मिल रहा है। तो जीन पियाजे के ये संज्ञानात्मक विकास के दोनों ही चरणों में इमिटेशन और उसका व्यवहार में रिफ्लेक्शन पाया जाएगा, शुरुआती दोनों में। और कारण यही है कि दोनों इन्फेंसी को टच कर रहा है। इसके बाद अस्थिर अनौपचारिक तार्किकता होती है। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, इनफॉर्मल रीजनिंग वो लगाएंगे। जैसे अगर आप उससे कहें कि किसी भी चीज के बीच में अगर कारण ढूंढने के लिए कह दे तो वो उसको एक अच्छा तार्किक रूप नहीं दे पाएंगे, कुछ और बोल करके निकल जाएंगे। आप कहेंगे कि सूर्य दिन में उगता है, ठीक है, तो चांद दिन में क्यों नहीं उगता, रात में क्यों उगता है? और उसके बाद इस प्रश्न को पूछ के देखिए कि बच्चे कितने तरह के फनी आंसर्स आपको देंगे। अच्छा खासा एंटरटेनमेंट आपका हो जाएगा। या अगर आप उससे कहें कि ए बी का भाई है, लेकिन बी ए का भाई नहीं है, ठीक है? रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये अगर आप उसको बनाने के लिए दें, तो देखिए कि वो किस तरीके के लॉजिक को यहाँ पर देते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि इस अवस्था को पार करने के बाद उनको समझ में आने लगता है कि हो सकता है इसमें कि ए भाई हो और बी बहन हो, इसीलिए ए बी का भाई है लेकिन बी ए का भाई नहीं। लेकिन उस समय वो कह सकते हैं कि उसने टॉफ़ी ले लिया होगा, उसकी मार-पीट हो गई होगी, वो गुस्सा हो गया होगा, उसने कट्टी कर लिया होगा इसीलिए वो उसका भाई नहीं रहा। कुछ भी इस तरह के लॉजिक आपको दे सकते हैं। तार्किक चीज़ों को नहीं ढूँढ सकते या 2 घटनाओं के पीछे जो रीज़निंग होता है, ये उसको भी नहीं पकड़ पाते हैं। और चूँकि ये इमेजिनेशन वाला दुनिया होता है, परियों की कहानी, फेयरी टेल्स, भूत से डर, ठीक है? ये तमाम तरह की चीज़ें इस अवस्था में देखने को मिलती हैं। यानी कुछ भी यहाँ पे तार्किक नहीं होता है, हर एक चीज़ इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है या सुनी-सुनाई चीज़ों पर आधारित होता है। तो ये था प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टेजेस ऑफ कंक्रीट